नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियाँ दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, जो आर्टिकल 29 to 30 है, और उसके साथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 और उसी के साथ रीट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 में दिया गया है। हमारे संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा और लिपि तथा संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनके प्रशासन का अधिकार प्राप्त होगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा जो धर्म या भाषा पर आधारित हो। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को प्राप्त करने का जो कार्य किया गया है, उसके संबंध में यहाँ पर एक क्लॉज दिया गया है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने और इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुँचेगा। इसी के साथ अगर हम नज़र डालें तो 31 अक्टूबर 2002 को उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन यदि वे सरकारी सहायता लेते हैं तो उसके लिए सरकार के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। यदि उन्हें सहायता नहीं मिल रही है तो सरकार उनके प्रवेश प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती, लेकिन शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए वह विभिन्न नियम लागू कर सकती है। 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी निजी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती जब तक इन्हें इम्प्लीमेंट ना किया जाए, जिसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। मतलब अगर मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, मतलब आपको अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन अगर उन अधिकारों को संरक्षित नहीं रखा गया तो उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अधिकारों को भी संविधान में स्थान दिया, जिसके द्वारा नागरिक इन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका मतलब लेजिस्लेटिव द्वारा निर्मित वे सभी कानून असंवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल मतलब हृदय और आत्मा बताया है। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो अंबेडकर जी ने कहा, यदि मुझसे कोई पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, मतलब उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, तो इस अनुच्छेद आर्टिकल 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान की हृदय और आत्मा है। अब बात करते हैं इनके रिट्स के बारे में, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के द्वारा इन अधिकारों को कैसे संरक्षित प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए
हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिओरिटी और को वारंटो जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिट्स जारी की जा सकती हैं और ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल 226 के अंतर्गत दायर की जा सकती हैं। इन 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में सबसे पहले आता है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे विद इन 24 आवर्स निकट के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले कारणों पर विचार करता है। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करती है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध, मतलब लीगल है और इल्लीगल है। यदि कस्टडी इल्लीगल होती है तो न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को तुरंत मुक्त कर देता है। इस प्रकार गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत स्वतंत्रता दे दी जाती है। सेकंड आता है हमारा मैंडेमस। यह क्लॉज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। थर्ड है हमारा प्रोहिबिशन। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है, जिसमें आदेश दिया जाता है कि जो उस न्यायालय में मामला चल रहा होता है कि इस मामले में वह अपने यहाँ कार्यवाही स्थगित कर दे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि इन्फीरियर कोर्ट को कुछ ही ऐसे अधिकार होते हैं जिन पर वो सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर कोई स्पेशल मामला उनके सामने आता है तो सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट पर दबाव बनाता है कि वो अपने यहाँ इस मामले पर सुनवाई बंद कर दे, क्योंकि इस पर सुनवाई करने के लिए उसके पास राइट्स नहीं है और यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फोर्थ आता है हमारा सर्टिओरिटी। यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से मतलब इन्फीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे इन्फीरियर कोर्ट अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग ना करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग ना करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारा को वारंटो। इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में उसे कार्य करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में काम करने लग जाता है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा मतलब को वारंटो के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब उसे पद से हटाया भी जा सकता है। इसलिए को वारंटो को जारी करने के लिए जो कंडीशन दी गई है वो कुछ इस प्रकार की है कि जो ऑफिस है वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ऑफिस जो जनता के हित के लिए जनता के कार्यों के लिए बनाया गया हो और उसकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा की गई हो। सेकंड आता है इसमें कार्यालय का उद्देश्य एक ऐसा कार्य होना चाहिए जो न केवल कार्य करे बल्कि जनहित में अपनी सेवा प्रदान करे। थर्ड है ऐसे व्यक्ति को उस कार्यालय में नियुक्त करने के लिए संविधान या किसी कानून या वैधानिक साधन का उल्लंघन किया गया हो। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।